नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। एमएलसी इवान डिसूजा के घर पर पथराव की निंदा। रंग मंदिर में लोक उत्सव काव्य संगीत कार्यक्रम, संगोष्ठी और प्रतिभा पुरस्कार आयोजित किया गया। कर्नाटक में महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसका अपहरण कर बलात्कार किया गया। कर्नाटक सरकार गिराने की कोशिश हुई तो राज्यपाल के सामने विधायकों की परेड कराएंगे मंत्री सतीश। पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा से वापस लौटे पीएम मोदी, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई अहम बातचीत। 12 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, गुजरात में रेड अलर्ट, जाने अगले 4 दिन तक कहां कैसे रहेगा मौसम। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। ईसाई समुदाय के वरिष्ठ नेता एसपी राजशेखरन ने कहा कि विधान परिषद सदस्य और वरिष्ठ कांग्रेस नेता इवान डिसूजा के घर पर पथराव करने वाले उपद्रवियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। शनिवार को बीदर प्रेस हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि डिसूजा ने अपने बयान पर पार्टी और सरकार को सफाई दे दी है। सिद्धरामैया के खिलाफ आरोप पहले ही कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस महीने की 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाना है। जब इस देश में बोलने की आजादी है तो किसी की आवाज को दबाने के लिए पत्थरबाजी करना, लूटपाट करना और हिंसक प्रवृत्ति का सहारा लेना किसी का गौरव बढ़ाने वाली बात नहीं है। मुद्दा किसी भी पार्टी का हो, किसी पर हमला करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए उन्होंने बताया कि इस महीने की 26 तारीख को ईसाई समुदाय के माध्यम से एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें मांग की जाएगी कि डिसूजा के घर पर पथराव करने वाले उपद्रवियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೆಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಶಾಸಕರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಖಂಡನೀಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಇರೋದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು लोक वाद्य यंत्रों की उत्पत्ति मनोरंजन के लिए नहीं हुई, बल्कि मजदूर वर्ग और कलाकारों के दर्द की आवाज पर गई। जैसा कि मतंग मुनि ने कहा था कि वाद्य यंत्र मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, देवताओं द्वारा नहीं। वे समाज की आवाज है। कन्नड़ और संस्कृति विभाग के कलबुर्गी डिवीजन के संयुक्त निर्देशक बसवराज होगा ने कहा कि वे जीवन के दर्द को भूल जाते हैं। साहित्य रत्न अन्ना भाऊ ने साथ सांस्कृतिक एवं साहित्यिक लोकमंच ट्रस्ट बीदर की ओर से शहर के चन्नबसवा पट्टादेवरी रंग मंदिर में आयोजित लोक उत्सव, कवि चर्चा, संगोष्ठी और प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बातें कही। आज अन्ना भाऊ साठे के जन्मदिन के अवसर पर संविधान पर कवि सम्मेलन प्रशंसनीय है। यह प्रशंसनीय कार्य है कि आज की बोलने और अभिव्यक्त न कर पाने की दयनीय स्थिति में कवि संघ ने कविताओं और वाद्य यंत्रों के माध्यम से संविधान की आकांक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। डॉक्टर बाबा साहेब एक सागर की तरह है। उन्होंने हमें ज्ञान का विशाल भंडार दिया है। अन्ना भाऊ साठे अपने विचारों को छोटी उंगली और कंधे के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। बुद्धा, बसवा, अम्बेडकर, अन्ना भाऊ साठे ये सभी संप्रदायों से परे बड़े हुए। इस मौके पर पुरस्कार भी वितरित किए गए। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಯಾಕೆ ಅಣ್ಣಾಭಾವ ಸಾಠೇರವರನ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು, ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾಗಿ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅಣ್ಣಾಭಾವ ಸಾಠೇರವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಅಣ್ಣಾಭಾವ ಸಾಠೇರವರು ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತರು. ಈ ಭಾರತದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ಗಾಂಧೀಜಿರವರು, ಅದರ ನಂತರ ಈ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತದ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬ ತಡ ಆಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ
ಪದೇ ಪದೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹಾಜರಾಗಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, MS मनोहर सर ಅವರು ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। 23 अगस्त की रात को करकला टाउन पुलिस स्टेशन में बलात्कार का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक 21 वर्षीय लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। आरोपी अल्ताफ ने करीब 3 महीने पहले इंस्टाग्राम पर उससे दोस्ती की थी। पीड़ित लड़की का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया, उसे नशीला पदार्थ दिया गया था, उसके साथ बलात्कार किया गया। आरोपी अल्ताफ ने पीड़िता को उसके कार्यस्थल से कार में अगवा कर लिया और उसे कुकुंदुर के निकट एक सुनसान स्थान पर ले गया। उडुपी के एसपी डॉक्टर अरुण के ने बताया कि अल्ताफ अकेले ऐसा नहीं कर रहा था। बाद में उसका साथी रिचर्ड कार्डोजा भी उसके साथ शामिल हो गया और शराब की बोतलें लेकर आया। लड़की को कथित तौर पर नशीली दवा मिलाकर पीने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बाद उसका यौन शोषण किया गया। अपराध के बाद पीड़िता को उसके घर छोड़ दिया गया। घटना तब प्रकाश में आई जब पीड़िता और उसके परिवार ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत अल्ताफ और कार्डोजा दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अपराध के दौरान इस्तेमाल किए गए वाहनों को जब्त कर लिया। लड़की का फिलहाल मणिपाल के कस्तूरबा अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। अहिंदा अल्पसंख्यकों को पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए कन्नड़ संक्षिप्त नाम के नेता PWD मंत्री और KPCC के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकिहोली ने
भाजपा जेडीएस नेतृत्व को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को हटाने की साजिश रचने से परहेज करने की सलाह देते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें जारी रही तो कांग्रेस नेतृत्व को राज्यपाल के सामने अपने मंत्रियों और विधायकों की परेड निकालनी होगी। सतीश ने कहा कि भाजपा जेडीएस गठबंधन बिना किसी तार्किक कारण के सिद्धरामैया की छवि खराब करने के लिए हर संभव हथकंडे अपना रहा है। मंत्री ने कहा राज्यपाल को मानने के लिए मंत्रियों और विधायकों को राज्यपाल के सामने पेश करना जरूरी हो सकता है। सतीश ने कहा कि सिद्धरामैया सफलतापूर्वक सरकार चला रहे हैं और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि सीएम के प्रभावी प्रदर्शन को बचा पाने में असमर्थ भाजपा और जेडीएस उनका जोरदार विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने नई दिल्ली में एआईसीसी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कांग्रेस आला कमान के नेताओं से मुलाकात की। नेताओं ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण एमयूडीए स्थल आवंटन मामले से निपटने और राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा इस मामले में सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद उन्हें बचाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण तैयार किया। कानूनी लड़ाई जारी रखने के अलावा कांग्रेस आला कमान ने इस मुद्दे को जनता की अदालत में ले जाने का भी निर्णय लिया और पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने यह दावा किया कि सिद्धरामैया पर इसलिए हमला किया जा रहा है क्योंकि वह पिछड़े वर्ग के नेता है। राज्यपाल का आदेश कानूनी रूप से अस्थिर और राजनीतिक रूप से प्रतिकूल है। हम इसे कानून की अदालत और जनता की अदालत दोनों में लड़ेंगे। जनता की अदालत ने हमें पूर्ण जनादेश दिया है। कर्नाटक के लोग हमारे साथ हैं। हमें संविधान पर पूरा भरोसा है और हम मानते हैं कि कानून हमारे पक्ष में है। उच्च न्यायालय और यदि आवश्यक हुआ तो उच्च न्यायालय उचित निर्णय लेंगे। भारत के राष्ट्रपति से मिलने सहित हमारे सभी विकल्प खुले हैं। बैठक के बाद एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, उन्होंने परोक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का संकेत दिया। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पूरी कर वापस नई दिल्ली लौट आए हैं। पीएम मोदी के इस दौरे में पोलैंड और यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर अहम बातचीत हुई। लंबे समय से रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करने की उम्मीद भी जगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि भारत इस युद्ध को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकता है। पीएम मोदी शुक्रवार को यूक्रेन की 7 घंटे की यात्रा के बाद कीव से रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ सार्थक वार्ता की और रूस के साथ जारी युद्ध को समाप्त करने में व्यक्तिगत रूप से योगदान देने का आश्वासन दिया। कई बैठकों में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यूक्रेन की मेरी यात्रा ऐतिहासिक रही। मैं भारत यूक्रेन मित्रता को हर गहरा करने के उद्देश्य से इस महान देश में आया हूं। राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मेरी सार्थक बातचीत हुई। भारत का दृढ़ विश्वास है कि शांति हमेशा बनी रहनी चाहिए। मैं यूक्रेन की सरकार और लोगों को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूं। पीएम मोदी ने कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ व्यापक वार्ता की और यूक्रेन तथा रूस के बीच जारी संघर्ष का समाधान निकालने के लिए एक दूसरे से बातचीत की जरूरत पर बल दिया और कहा कि भारत शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया था। तब से लेकर अभी तक दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार सुबह एक विशेष ट्रेन से कीव पहुंचे थे। भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार 24 अगस्त को दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान जताया है। हालांकि गुजरात में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम, मेघालय, गोवा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन सभी 12 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में शुक्रवार को भारी बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जल भराव हो गया और यातायात बाधित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के कारण अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट आई। भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईएमडी ने बताया कि दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और मध्य दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में बारिश हुई। बारिश के बाद अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है, जबकि गुरुवार को अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस था। शाम 5:30 पर आर्द्रता का स्तर 80% रहा। लैंड फॉर जॉब से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राउस एवेन्यू कोर्ट में फैसला टल गया है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन करने के मामले पर अब अदालत 7 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी। ईडी ने इस मामले में 6 अगस्त को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया है। इससे पहले अदालत ने इन आरोपियों को समन भेजने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश विशाल बोगमे ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद अभियोजन पक्ष की शिकायत ईडी का आरोप पत्र पर आदेश सुरक्षित रख लिया। ईडी ने इस मामले में 6 अगस्त को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने अदालत को बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अपने मामले दायर किए। ईडी ने कहा कि यह मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप डी की नियुक्तियों से संबंधित है। यह नियुक्ति लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान की गई थी। इन नियुक्तियों के बदले में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर भूखंड उपहार में दिए गए या हस्तांतरित किए गए। बदलापुर मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम आरोपी अक्षय शिंदे के घर की भी जांच कर सकती है। एसआईटी को आरोपी शिंदे के मोबाइल फोन की तलाश है। पुलिस पता लगाना चाहती है कि ऐसी हरकत करने वाला शख्स अपने मोबाइल फोन में क्या देखता था, क्या रखता था, उसके संपर्क में कौन कौन था। सूत्रों ने बताया कि लोकल पुलिस ने इसके पहले आरोपी शिंदे के घर की तलाशी ली थी, लेकिन उन्हें वहां से मोबाइल फोन नहीं मिला था। अगर मोबाइल फोन परिवार के पास हुआ तो पुलिस फोन मांग सकती है। इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि एसआईटी को जांच के दौरान स्कूल प्रीमाइसेस के गेट का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें आरोपी स्कूल के अंदर आते और जाते दिखाई दे रहा है। सूत्रों ने बताया कि आरोपी शिंदे की 3 शादियां हो चुकी है। इसमें से उसने पहली पत्नी को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसका दावा है कि पहली पत्नी मानसिक रूप से बीमार है। वहीं आरोपी ने दूसरी पत्नी को छोड़ने के पीछे की वजह बताई कि उसकी दूसरी पत्नी गुटखा खाती थी, इस वजह से उसने उसे छोड़ दिया। तो वहीं तीसरी पत्नी 5 महीने की प्रेग्नेंट है। पुलिस तीनों पत्नियों का बयान इसलिए दर्ज करना चाहती है ताकि वह आरोपी की मानसिक स्थिति को समझ सके और यह पता लगा सके कि उसका बर्ताव लोगों से कैसा था। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी शिंदे स्कूल में नौकरी करने से पहले किसी बिल्डिंग में बतौर वॉचमैन काम करता था। पहलवान विनेश फोगाट ने शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार से मुलाकात की। बता दें कि बीते कई दिनों से ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि वह कांग्रेस में शामिल हो सकती है। वहीं यह भी माना जा रहा है कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट कांग्रेस की प्रत्याशी भी बन सकती है। हालांकि अभी इन सब को लेकर कुछ भी कह पाना स्पष्ट नहीं है। फिलहाल चुनाव को लेकर सभी दलों में सरगर्मियों तेज हो गई है। वहीं सभी दल अपने अपने पक्ष को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। दरअसल रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पहलवान विनेश फोगाट से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, देश की बेटी हरियाणा की शान। हमारी बहन विनेश फोगाट और उनके पति सोमवीर राठी से दिल्ली आवास पर पारिवारिक मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी श्वेता और मां आशा भी मौजूद थी। बता दें कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां पर एक ही चरण में सभी सीटों पर मतदान कराया जाएगा। वहीं मतों की गणना 4 अक्टूबर को की जाएगी और इसी दिन नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। एक बार फिर से रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत एक बार फिर जोरदार धमाकों से
थर्रा उठा है। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत के एक बाजार में शनिवार को यह घातक विस्फोट हुआ। इसमें 2 बच्चों और 1 महिला समेत 3 लोगों की मौत हो। वहीं घटना में 2 पुलिसकर्मियों समेत 13 लोग घायल हो गए। समाचार पत्र द डॉन ने पिशिन सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी हताहतों की सूची के हवाले से अपनी खबर में बताया कि यह विस्फोट पिशिन जिले के सुरकाब चौक के निकट मुख्य बाजार में हुआ, जिसमें 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई तथा 14 अन्य घायल हो गए। अस्पताल की ओर से जारी सूची के अनुसार घायलों में से 13 को क्वेटा ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, जहां एक महिला की मौत हो गई। घायलों में से 5 के हालात गंभीर है। प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी द्वारा 2022 में सरकार के साथ संघर्ष विराम समझौता तोड़े जाने के बाद हमले बढ़ गए हैं। पिशिन शहर के थाना प्रभारी मुजीबुर रहमान के अनुसार दोनों घायल पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर है। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व की कायल है। पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत की विदेश नीति ने विश्व के मानस पटल पर नई छाप छोड़ी है। पूरी दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ा है। बात चाहे प्राकृतिक आपदाओं की हो, वैश्विक समस्याओं के समाधान की हो, महामारी की हो या फिर युद्ध की, हर क्षेत्र में पीएम मोदी के कौशल को विश्व सलाम कर रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी वर्ल्ड लीडर बनकर उभरे हैं। यह पीएम मोदी के नेतृत्व का ही कमाल है कि भारत रूस और यूक्रेन को एक साथ साध सका है। इसे पूरी दुनिया हैरान है। आज के दौर में पीएम मोदी दुनिया का भरोसा बन चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को भी भारत और पीएम मोदी पर सबसे ज्यादा विश्वास है। जेलेंस्की का मानना है कि पीएम मोदी चाहे तो वह युद्ध को रुकवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत उनके देश और रूस के बीच युद्ध समाप्त कराने के वैश्विक कूटनीतिक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह भारत की यात्रा करने को लेकर उत्सुक है। बता दें कि पीएम मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। एमएलसी इवान डिसूजा के घर पर पथराव की निंदा। रंग मंदिर में लोक उत्सव काव्य संगीत कार्यक्रम, संगोष्ठी और प्रतिभा पुरस्कार आयोजित किया गया। कर्नाटक में महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसका अपहरण कर बलात्कार किया गया। कर्नाटक सरकार गिराने की कोशिश हुई तो राज्यपाल के सामने विधायकों की परेड कराएंगे मंत्री सतीश। पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा से वापस लौटे पीएम मोदी, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई अहम बातचीत। 12 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, गुजरात में रेड अलर्ट, जाने अगले 4 दिन तक कहां कैसे रहेगा मौसम। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।